अब ये हालत ये हो गई है कि ना माया मिली न राम, क्योंकि आने वाले दौर में धीरे धीरे जब मैंने कहा ना सब चीजों का निजीकरण हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, फिर ओबीसी को झुंझुनों कित बजाओगा। लेकिन फौज जिंदा रहेगी तो सब कुछ जिंदा रहेगा। अब मैं दोनों का आरक्षण की बता देता हूँ, थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण। देखो ओबीसी आरक्षण में आज मान लो मैं नौकरी ला के तड़का मरूंगा या रिटायर होगा तो मेरी एक जगह खाली होगी, तो मेरी एक खाली जगह कौन भरेगो? देखो ओबीसी बालक भरेगो। लेकिन के गारंटी से वो राव साहब ने गुजारे होगो भाई। ओबीसी में तो लुहार भी से, सुनार भी से, खाती भी से, 3,500 जातियाँ हैं। लेकिन फौज में ऐसा नहीं है। राजपूत पलटन से राजपूत रिटायर हुआ तो उसकी जगह राजपूत को छोड़ो ही देखो। ये दादा लाई वाला आरक्षण है और इस आरक्षण के ऊपर आप कभी भी तवज्जो इसको न देते, ना आप देते, ना आपके नेता देते, ना आपके बुद्धिजीवी देते। भाई जब आप उसकी बात कर रहे हो तो इसकी क्यों नहीं कर रहे? उसकी वजह है ये जो फौज वाला आरक्षण है, ये गांव देहात के बच्चों के लिए है जिनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, ज़्यादा मौके उनको नहीं मिलते हैं। लेकिन ओबीसी आरक्षण में तुमने अपना IAS IPS बनाना सुनो खागड़ा से, तो इसलिए वो अपने हक के लिए तो आप बड़े बड़े लोग लड़ते हैं, लेकिन छोटे के हकों के लिए कोई लड़ना नहीं चाहता। तो ये मुख्य मुद्दा इसलिए वाड़ज के रह गया कि ये मुख्य मुद्दा जो रेजिमेंट का है वो अहीर रेजिमेंट जो है वो गांव देहात के बच्चे के लिए। अब इसके रेजिमेंट के और क्या फायदे मैं बता देता हूँ। ये सिर्फ सिपाही बनने की कवायद नहीं है। लोगों को ये वहम है कि भाई ये सिपाही बनने की कवायद से ना, ये पूरा एक अर्थव्यवस्था है, एक अर्थतंत्र है। कैसे? जिस कौम की रेजिमेंट है उसी कौम की फौज में हिस्सेदारी ज्यादा है, और जिसकी फौज की जिसकी कौम की ज्यादा हिस्सेदारी है उन्हीं के बच्चों का उत्थान होता है। कैसे? इस देश में 5 मिलिट्री स्कूल, 32 सैनिक स्कूल और करीब 150-200 ऐसी संस्थाएं हैं जहां पे फौजियों के बच्चों को तकरीबन मुफ्त या सब्सिडी के अंदर एजुकेशन मिलती है। अरे ये छोटे मोटे स्कूल नहीं है कि गली मोहल्ले के स्कूल है, ये इस देश के सबसे उम्दा स्कूल है। क्या होता है? जिसकी रेजिमेंट हुई उसके जवान ज़्यादा है, जिसके जवान ज़्यादा है उनके बच्चों को पहले मौका मिलता है इन स्कूलों में भर्ती होने का। फिर एक पीढ़ी सिपाही बन गई, अगली पीढ़ी इन स्कूलों में पढ़ गई। फिर क्या होता है? इन स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे ऊंचे ओहदों पे जाते हैं। उसका उदाहरण दे देता हूँ, शायद अब बात वैसे सही नहीं लगेगी। अपने चीफ मिनिस्टर हुड्डा साहब थे ना, ये सैनिक स्कूल में पढ़े। अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल साहब, लोग वो मिलिट्री स्कूल के पढ़े हैं। आपके जनरल VK सिंह हुआ करता था, बापोरा का राजपूत था, इसका चाचा राजपूत रेजिमेंट का सिपाही था, बाप मिलिट्री स्कूल में पढ़ के कर्नल बना, और ये PPS पिलानी में पढ़ के जनरल बने और फिर मंत्री भी बने। और ये जब चीफ थे, जब इन्होंने अपने गांव बापोड़ा में स्पेशल भर्ती कराई, अपने बालक खूब भर्ती कराए। ये जनरल सुहाग रिटायर हुए जाट झज्जर के, इसका दादा था वो रिसाले की जाट टुकड़ी के अंदर सिपाही था, बाप उसी टुकड़ी में भर्ती हो गया और ये सैनिक स्कूल में पढ़ के जनरल बने। और जब जनरल बने तो कहानी यहाँ खत्म नहीं। अपने जनरल के सेनाध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान जाटों की 2 बटालियन खड़ी कर गए। 2 बटालियन का मतलब है करीब 2000 बच्चों को रोजगार देगा। अब वो रिटायर हो गया, लेकिन वो जो बटालियन खड़ी करके गया वो पीढ़ी सैकड़ों सालों तक उसमें भाई भर्ती होती रहेगी। बताओ कितनी बड़ी बात कर रहा। अब बास लंबी का कहीं आदमी ने प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर बना दो, वो सारा बास लंबी ने रोजगार तो दे देगो, लेकिन सुसरो मरेगा वो भी कब है या हटाएगा वो भी, परमानेंट थोड़ी रहेगा PM CM। फिर क्या करोगा? लेकिन वो क्यों परेशान हुए? पानी तो ये फर्क है। और ऐसे असंख्य उदाहरण है। आपका ये जो मुलायम सिंह के लड़के अखिलेश बाबू, ये भी मिलिट्री स्कूल में पढ़े हुए। तो सारी कहने की मतलब ये है कि एक पीढ़ी सिपाही जरूर बनती है, लेकिन अगली पीढ़ी के लिए उत्थान के सारे जो रास्ते हैं वो खुल जाते हैं। और फिर वो जब अगली पीढ़ी जब बड़े होते पे जाती है तो वो फिर अपनी बिरादरी के हकों के लिए खड़े होते हैं। अब एक छोटा सा एक और उदाहरण देता हूँ। ये अभी CDS रावत साहब जो क्रैश में शहीद हो गए हैं, ये पहाड़ी हैं। इन्होंने क्या करा,
कि पहले क्या है कि अंग्रेज नियम बना के गए थे कि पहाड़ियों की जो भर्ती है ना, वो उसकी कम से कम कद जैसे 163 या 166 होना चाहिए। इन्होंने 1 अक्टूबर 2017 से, जब ये चीफ थे, नया नियम ला दिया फौज में, क्योंकि अब देखो सबकी हाइट कम हो रही ना, एवरेज हाइट पहाड़ियों की कम हो रही, तो उनकी वैकेंसी खाली जा रही होंगी। तो उन्होंने 3 सेंटीमीटर की पहाड़ियों को छूट दिलवाई, और ये नया नियम 1 अक्टूबर 2017 से लग गया कि पहाड़ियों को 166 की बजाय 163 सेंटीमीटर का जो भी पहाड़ी बच्चा होगा वो भर्ती हो जाएगा। इसलिए अपनी बिरादरी के लिए बात करके हमारे लिए कौन करेगा, क्योंकि हमारी तो कितनी भागीदारी से ही ना, समझ गए ना। तो ये पूरे एक व्यवस्था है ऊपर उठने के लिए, वो भी गांव देहात के बच्चे के लिए। फिर अभी मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, आपके बच्चे बीटेक एमबीए वगैरह करते हैं ना किसी छोटे मोटे इंस्टीट्यूट से, मैं किसी आईआईटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बीटेक एमबीए करा हो बच्चा आपके माँ बाप के 10-15 लाख खर्च भी कर देता है डिग्री के दौरान, फिर और मानेसर या गुड़गांव कंपनी में नौकरी लाग गए, कितना नौकरी कितनी 10 की 15 की 20,000 की। फौज का सिपाही जो होता है नए 7th पे कमीशन के हिसाब से उसकी 40 से 42,000 रुपया तो स्टार्टिंग तनख्वाह है। तो वो जो बाप का 15 लाख फूक का है और कहीं फैक्ट्री में लागे हो जाए कि नौकरी कोई भरोसा को ना, वो बढ़िया से 15,000 वाला या 42,000 वाला बढ़िया से 42,000 वाला बढ़िया। और सन 2004 के बाद में डिफेंस के अलावा कहीं पेंशन नहीं, एनपीएस सिस्टम है। और यहाँ जितने भी एक सर्विसमैन साहिबान बैठे हैं, आपको मालूम है अगर बुढ़ापा में पेंशन ना हो तो रोटी का मोहताज हो जाए, नालायक वैसी होगी सो बात। या झूठ बोल रहे छू घोड़लिया चलने लग जाओ, बाण बैठती आओ तो 2 रुपया नहीं दे इसको थमुन है, क्यों घोड़िया के देखे घोड़िया 2 रुपया देगी तो बाण न जाओ। तो ये पेंशन बहुत बड़ा बुढ़ापे का सहारा है, और ये सिर्फ और सिर्फ अब डिफेंस में रह गई है। एक बच्चा 10वीं पास करके गया, 15, 16, 17, 20 साल उसने नौकरी करी, सारे बेनिफिट लेके वापस आता है। एक तो 20,000 कम से कम 18-20,000 तो उसकी पेंशन होगी, ठीक है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन कोटा में सिविल में दोबारा नौकरी लग जाती है, अपने बच्चों को मिलिट्री सैनिक स्कूल में पढ़वा लेता है, सीएसडी से सामान सस्ता मिल जाता है। कितनी सुविधाएं हैं, क्या सिविल में है ये सब सुविधाएं? मेडिकल की मेडिकल की ये गोटा बदलवान जाए, बुढ़ापा में गोटा सबका खराब हो जाए। तो अगर मैदान तम जाओ तो 10 लाख रुपया ले लो, और फौजी तन का जाए से इसी अच्छे में खड़े होकर जा बढ़िया मैं अपना बदलवा के लाऊंगा, जो 3 बार बदलवा ले 54 लाख देना। तो ये सारी सुविधाएं फौज आपको दे रही है, पहले वाली फौज नहीं रही है। पहले फौजी आया करता, आता ही सबसे पहले मंत्र मारा करता था गाँव का बालका में, भाई बेल्ट की नौकरी मन्ना करिए। अरे सुशरा तू तो गुलगुला खा रहे हो बेल्ट की नौकरी का, अन्य क्यों न खान दे भाई है? बता दो कोई फौजी अगर थम नुकसान में हो तो कहीं अपना सिविलियन काउंटर पार्ट से। फिर देखो ये सब चीजें तो हो गई। भूखा आदमी होता है तो सबसे पहले मांगता है नाच कि भर पेट रोटी मिल जाए। जब रोटी मिल जाए ना उन्हें, तो फिर वो कहो भाई गांव की गली में लिखड़ूंगा तो सारा राम राम ही देख राव साहब राम राम, राव साहब राम राम, है ना। नाम की लड़ाई है ना, सम्मान की लड़ाई है ना। तो ये ही रेजिमेंट नाम और सम्मान की भी लड़ाई है। अभी मैं और आप जो है ये जमालपुर या पटौदी चला जाए कहे ना बेरो कित को हीर सके से, लेकिन जो फौजी जवान होता है ना अपने कंधे पे अपनी बिरादरी का नाम लेके घूमता है पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में कि भाई ये जाट रेजिमेंट है, ये राजपूत रेजिमेंट है, तो कौम को पहचान मिलती है, कौम की मुफ्त में पब्लिसिटी होती है, कौम एक ब्रांड बनती है। ये हमारे पास में नहीं है हिसाब किताब। आप कई इलाकों में जाओ तो अब तो चलो ये नेट नूट चाल के उसे आज से 30 से 1 साल पहले मैं गुजरात में जब गया तो हथियार को लाइसेंस लेने लगे, बोला जी के बिरादरी से, बोला जी आता हूँ। बोले ये क्यों आकर बोल राव साहब, बोले क्यों आकर, बोले हीर, बोले सह के चिड़िया आया। बोला तो हमने कोई जाने ही बोले मैं हरियाणा को छू, अरे हरियाणा को मतलब जाट था भाई, सीधी बात से सारी पहचान ही कौन ना क्या रेजिमेंट सारा लट गाड़ देगी फिर वो पट्टा को दुनिया ने की कायर नाम की कौम जो है आबाद है, जिंदा है। तो ये कंधे के नाम की और मान और सम्मान की भी लड़ाई है। अब जो है ये मिले कैसे, देखो ना मिली इन चीजा ना छोड़ दो। कोई कहे कोई अंग्रेज लाल शाही का लिख गया, लिल्ली शाही का, ऐसी कोई सी शाही ना बनी और ना हमने वहां दूसरी किताब देखी जित अंग्रेज लिखी। अगर मुल्क से गद्दारी करते तो कंधे पे नाम लिखा, ये है सारी कहानी।
तो वो चीज होली अंग्रेज चला गया, कहानी खत्म होगी, मुल्क आजाद हो गया, सब कुछ होगा। अब तो न्याय होना चाहिए ना, है कि नहीं? होना चाहिए न्याय भी नहीं हो तो ये जो है अब न्याय का कैसे होएगा? न्याय देखो 3 तरीके से होता है। पहला तो ये कोर्ट में जाओ। कोर्ट में डॉक्टर ईश्वर सिंह जी जमालपुर वाले गए थे, PIL डाली, कोर्ट में कुछ कार्रवाई नहीं, बस वो लटकाया, बोला हम इसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे। दूसरा होता है आप जाओ अपने देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में थारो घनी जोरी को एक आधो जो थारो गणेश है वो कब वहाँ चुस्का भी बोलना, या थोड़ी सी मिम में आता है और एक कोना में बैठ गया ऐसे, तो भाई संसद में भी थारी सुनवाई नहीं हुई। क्यों? हमने सारे सांसदों को, सबको ही सांसद जितने भी उनको चिट्ठी मिल लिए, कोई कुछ नहीं। अब ये दोनों चीज़ खत्म हो ली तो फिर क्या भाई आम अहीर को जगाओ। वजह यह है लोकतंत्र में सबसे जो बड़ी बात है वो सरों की संख्या है। सही या गलत मायने नहीं रखती। गांव का 200 आदमी है और खड़ो खोदनों से तो सरकार और खोद देगी, क्योंकि 100 खड़ा से, और 200 में खड़ा हो जाए, खड़ा ना भरनों से तो दोबारा वह भर भी देगी ना। सारा खेल क्या है? सरों की संख्या का है। सरों की संख्या मतलब आपकी वोट की ताकत। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वोट न दे न दे, थारी मर्जी हो न दो, लेकिन जैन भी दो वोट और सपोर्ट, उनका कम से कम ये पूछो कि भाई क्या अरेंजमेंट की बात मुद्दा उठाएगा ऊपर? हाँ सब भाई राम रमी नहीं करनी से, चुपचाप दुबक जाओ साइड में। हाँ, जो लेट आवे से वो राम रमी देने अरे चाल के कोड़म बैठ जाओ, ठीक है।